मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है, शीर्षक है, टॉपिक है, नौकरी के लिए जारी प्रयास में सफलता कब मिलेगी? जॉब सक्सेस टाइमिंग थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि टाइटल से ही, शीर्षक से ही आप समझ गए हैं कि ये नौकरी विषयक वीडियो है। आप सभी जानते हो कि हमारे परिवार में, प्राय सबके परिवार में कोई न कोई सदस्य या आप स्वयं नौकरी के लिए प्रयासरत हो, प्रयास कर रहे हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रयास कर रहे हैं, जो घर बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर। लेकिन ये संख्या अधिकतम है पूरे देश में। जैसा कि आप देख रहे हो, किन्हीं न किन्हीं कारणों से नौकरी के लिए प्रयत्नशील या प्रयासशील शिक्षित बेरोजगारों को आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी पेपर लीक हो गया, कभी मुकदमेबाजी हो गई, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी गड़बड़ है, या विभिन्न कारण, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक विभिन्न कारणों से रुकावटें आती रहती हैं और नतीजा होता है 4-6 साल 10 साल तक लोग प्रयास भी करते हैं और असफल होते रहते हैं। तो नौकरी के लिए प्रयासशील, प्रयत्नशील ऐसे युवकों को ज्योतिष के आलोक में हम कैसे जानें कि नौकरी कब मिलेगी? दूसरा विषय, अगर आपके कुंडली में नौकरी योग है तो नौकरी मिलेगी, और उस योग के साथ साथ अगर कालखंड या दशा समय भी अच्छा हो तभी मिलेगा। अब यहाँ आप क्या जानना चाहते हो कि आपके कुंडली में छिपे हुए नौकरी के योग क्या हैं? क्या वह योग है कि नहीं है? क्या आपका प्रयास सफल होगा या असफल? अगर वह योग हैं तो नौकरी कब मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही है? ये आदि सवाल हैं। आज हम केपी के आलोक में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। किसी का बर्थ डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन बड़ी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि अपने और अपने मित्रगणों की कुंडली देख करके आप उन्हें सटीक जानकारी दे सकें। आइए आते हैं हम बोर्ड पर। यहाँ हमने केवल केपी लग्न नामलिक कष्ट चार्ट दिया है और कुछ नहीं लिखा है। ये चार्ट लग्न कुंडली या कष्ट कुंडली मान के 12 भाव हैं, 1 से लेकर 12 तक राशियाँ मेष लग्न की। आप सभी जानते हो कि केपी के द्वारा ही एक नहीं अनेक वीडियो हमने दिया होगा नौकरी पर, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए आवश्यक है और ऐसे सूत्रों को बताऊंगा कि जिसको देख करके, जान करके, समझ करके आप किसी की भी कुंडली देख करके सटीक प्रेडिक्शन कर सकते। आप जैसा कि जानते हैं कि नौकरी के लिए कुंडली में 6वां भाव होता है, और बार बार मैंने बताया है कि अगर 6ठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, मतलब 6 हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, अगर 6, 10, 2 और 11 प्रमुख भाव 6 है, 10, 2 और 11 ये सहायक भाव। 10वां इसलिए कि 10वां स्थान प्रोफेशन का है, राज्य का है, सरकार का है, या जिस ऑफिस या जिस जगह आप नौकरी करते हैं वहाँ का। दूसरा स्थान धन का है, जब नौकरी आप करोगे तो धन की प्राप्ति होगी।
और 11वां जो है ये इच्छा पूरक है। मतलब 6, 10, 2, 11 यही भाव मेन है। 6, 10, 2, 11, 6, 10, 2 और 11 ये प्रमुख सहायक भाव है। लेकिन परेशानी कब आती है? जब विरोधी भाव भी शामिल हो। विरोधी भावों को जाने बिना हम परेशानी, गतिरोध, अवरोध इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। इसके विरोधी भाव हैं, एक तो कुंडली का 8वां और 12वां, ये ऑलरेडी प्रायः विरोधी होता है। और जो भाव ये हैं इनका व्यय स्थान, 6वें का व्यय स्थान 5वां, 10वें का व्यय स्थान 9वां, दूसरे का व्यय स्थान पहला और 11वें का व्यय स्थान तो 10वां होता है। नौकरी के लिए विरोधी नहीं है। अर्थात 5, 8, 12, 5, 9, 1। 8, 12 तो संकट पैदा करते हैं, लेकिन 1, 5, 9 ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। इनको देखिए कि 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है उसमें 6, 10, 2, 11 में से अगर भाव आए हैं, 1, 2, 3 आए हैं या कोई भाव आया है तो नौकरी का योग है, नौकरी के आशा की किरण है। लेकिन ये 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है इसके नक्षत्र में वही चीज़ देखिए। अगर इसमें से भाव आए हैं तो नौकरी में के लिए आशा की किरण है। और विरोधी भाव नक्षत्र के माध्यम से अगर 1, 5, 9, 8, 12 आए हैं तो ये परेशानी, संकट, कठिनाई, गतिरोध, अवरोध, संघर्ष पैदा करते हैं। और अगर फेयरली 6, 10, 2, 11 के भाव अधिक आए हैं और विरोधी भाव बहुत कम हैं तो कम संघर्ष में ही सफलता मिल जाती है। लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। अधिकतम लोग जो झेल रहे हैं उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं। अब मान लीजिए कुंडली में नौकरी का योग है, अगर 6, 10, 2, 11 में से कोई भाव नहीं आया है नक्षत्र के माध्यम से, मतलब 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में, तो नौकरी नहीं मिलेगी, लाख प्रयास है। और अगर कोई न कोई भाव तो रहता ही होगा ही, आप प्रयास कर रहे हो तो तब दशा और अंतर दशा को देखा जाता है। दशा और अंतर दशा के द्वारा हम कालखंड निर्धारित करते हैं। इस पर हम KP 4 स्टेप की बात करेंगे। बहुत नियम, बहुत तरीका हमने बताया है, विभिन्न ग्रहों की बात किया है, लेकिन ये जो सामान्य नियम है ये हर जगह लागू होता है, चाहे ग्रह टेनेंटेड हो या अनटेनेंटेड। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन होगा हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर करिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। और वीडियो जय मिनट की है, 10-5 मिनट की, 15 मिनट की, उसको पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आए। ये सर्वथा आपके लिए उपयोगी और अनुकूल वीडियो है, मेरे अनुभव पर आधारित ये वीडियो है। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि प्रमुख सहायक और विरोधी भाव हम देखें 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी में, मेनली उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में देखें, क्योंकि नक्षत्र का बल ही सबल होता है। अगर नक्षत्र में निगेटिव भाव हैं तो उपनक्षत्र स्वामी में भले पॉजिटिव भाव हैं, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो। अब KP 4 स्टेप थ्योरी में आइए आप। ये ग्रह स्वयं, ग्रह का नक्षत्र, मतलब ग्रह कोई है जिसकी दशा चल रही है, उसका नक्षत्र, उसका उपनक्षत्र और उपनक्षत्र का नक्षत्र, यही 4 स्टेप थ्योरी है। ग्रह का नक्षत्र स्वयं के द्वारा जो भाव बताता है, बहुत बार हमने चर्चा, वो तो सोर्स होता है, माध्यम होता है, लेकिन जो नक्षत्र के माध्यम से भाव मिलते हैं
वही रिजल्ट होता है। अब जो उपनक्षत्र है क्वालिटी निर्धारित करता है, अधिक ज़्यादा, लेकिन उपनक्षत्र का नक्षत्र सपोर्ट कर गया तो बात पक्की हो गई। अब जिस ग्रह की महादशा है, मान लीजिए आपका नौकरी का योग है आपके कुंडली में, तो जिस ग्रह की महादशा है, मान लीजिए किसी ग्रह की महादशा चल रही है 2020 से और रहेगी 2030 तक, तो 20-30 के बीच में महादशा 10 साल की है, उसमें नौकरी कब लगेगी? मान लीजिए कोई ग्रह है, उसके नक्षत्र में 6 आ गया, 11 आ गया और अन्य भाव भी आ गए, 4, 3, 8 जो भी आ गया, 4, 3 जो भी। उपनक्षत्र में भी वही स्थिति है कि उपनक्षत्र भी सोर से ही का काम करता है, क्वालिटी तो बताता है, लेकिन क्वालिटी बताता है अपने नक्षत्र। अब इसके नक्षत्र में इस ग्रह के 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव आ गया, 6, 11 यहाँ है, यहाँ 2 ही आ गया, तो इसका मतलब ये सपोर्ट कर रहा है। और अगर 2 भी नहीं आया, अन्य भाव आए, तो आशा की किरण है, क्योंकि नक्षत्र में 6, 11 आ गया, तो यह निश्चित हो गया कि ये दशा नौकरी देगी। चूँकि उपनक्षत्र के नक्षत्र में 2, 6, 10, 11 नहीं है, इसका मतलब यह दशा तो नौकरी देगा, लेकिन इसके अंतर और प्रत्यंतर में नौकरी नहीं मिलेगी। तब कब मिलेगी? मान लीजिए किसी ग्रह की दशा है, चंद्रमा की है, 25 से लेकर 35 तक है, या 20 से लेकर 30 तक है, और वर्तमान में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मंगल की अंतर्दशा, मंगल के अब नक्षत्र और उपनक्षत्र में इसी तरीके से देखो, अगर मंगल के नक्षत्र में 6, 10, 2, 11 में से 10 और 2 आ गया, और इसके उपनक्षत्र में उपनक्षत्र के नक्षत्र में 6 और 2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतरदशा में नौकरी लगेगी, क्योंकि 10, 2 यहाँ है, 6, 2 यहाँ है, अर्थात ये नौकरी का प्रामिस कर रहा है। अब अंतरदशा भी 1.5-2 साल की होती है, तो उस अंतरदशा में कौन सा कालखंड चुने? इसके लिए आपको अगर इसी मंगल में 6वां भाव है, नक्षत्र या उपनक्षत्र के किसी में, तो जब 6वां भाव प्रमुख भाव आएगा तो उसके ही प्रत्यंतर, अंतर भी यही होगा, प्रत्यंतर भी होगा। और अगर 6वां नहीं आया है, राहु में 6वां आ गया नक्षत्र उपनक्षत्र के माध्यम से, तो मंगल के अंतर में तो नौकरी लगेगी, लेकिन राहु के प्रत्यंतर नहीं लगेगी। इस तरह से आप प्रत्यंतर भी निकाल सकते हैं। मतलब प्रत्यंतर कालखंड में 6, 10, 2, 11 के साथ में 6वां भाव जरूर शामिल हो, प्रमुख भाव जरूर शामिल हो। अभी बात तो समझ में आ गई, लेकिन प्रत्यंतर भी कभी कभी 4-6 महीने, 2 महीने का होता है, 4 महीने का। अब इसमें कैसे तय करोगे कि कब नौकरी लगेगी? वो ग्रह के गोचर से लगे। अब दशांतर और प्रत्यंतर जब एक दूसरे के राशि, नक्षत्र या उपनक्षत्र कहीं होंगे, जैसे मान लीजिए सूर्य की दशा है, मंगल की अंतर्दशा है, राहु का प्रत्यंतर, तो सूर्य, मंगल और राहु इस तरह से गोचर में जाएंगे कि एक दूसरे के राशि में, नक्षत्र में या उपनक्षत्र में हो जाएंगे। ये समय आएगा, लेकिन ये भी 10-5 दिन का होगा। तो अब चंद्रमा को निर्धारित करना पड़ेगा कि चंद्रमा किस नक्षत्र में आएगा, तब वह दिन होगा नौकरी लगने। चंद्रमा के लिए आप रूलिंग प्लैनेट तत्काल निकालिए और देखिए कि ये तीनों दशांतर और प्रत्यंतर वाले ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा कब जाएगा। रूलिंग प्लैनेट बताएगा। मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा, मंगल है, राहु है,
रूलिंग प्लेनेट में देखो सूर्य, मंगल, राहु में से कोई ग्रह आया है। मान लीजिए अगर वो मंगल आ गया है रूलिंग प्लेनेट में तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, रूलिंग प्लेनेट में सूर्य आ गया है तो सूर्य के नक्षत्र में, रूलिंग प्लेनेट में राहु आ गया तो राहु के नक्षत्र में। अब ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आप कहोगे मंगल भी आया, राहु भी आया, तो उसमें सीरियल आप देखोगे जो उच्च स्तर का रूलिंग प्लेनेट होगा, हमने पहले भी बताया है, पहले लग्न, लग्नेश, दूसरा चंद्र नक्षत्रेश, नंबर तीसरे सीरियल पर होता है चंद्र राशिस, और चौथे नंबर पर होता है डेलार्ड, और पांचवें पर होता है लग्न स्टार लॉर्ड। ये 5 का जो सीरियल है, इसमें जो ऊपर होगा, अगर मंगल ऊपर है तो मंगल के नक्षत्र में, अगर राहु ऊपर है, मंगल नीचे है, तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा होगा। इस तरह से आप महीना, वर्ष और दिन भी निकाल सकते हैं। ये सटीक नियम है। तो मित्रों, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इस वीडियो के आधार पर सीखिए। सीख करके आप भी एक प्रवीण और कुशल ज्योतिषी बनिए। अगर आपको नौकरी चाहिए और नहीं मिल रही है तो अपना बर्थ डिटेल मेरे पास भेज करके और जानकारी आप ले सकते हैं। तो वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का एक चीज़ और मित्रों, अब आप ये जानना चाहते हो कि सरकारी होगा, गैर सरकारी होगा, प्राइवेट होगा, कस्ता। इसमें देखिए, अगर छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11 बता रहा नक्षत्र के माध्यम तो नौकरी तो मिलेगी। लेकिन अगर वो नक्षत्र के माध्यम से 1, 5 और 9 बता रहा है, 2, 6, 11 भी बता रहा है, तो नौकरी मिलेगी लेकिन पक्की और सरकारी नहीं मिलेगी। 1, 5, 9 थोड़ा सा अस्थायी स्थिति पैदा करते हैं, सरकारी और पक्की नहीं। साथ ही अगर 1, 5, 9 नहीं बता रहा है, तब भी बुध और गुरु के नक्षत्र में न हो यह उप नक्षत्र स्वामी छठवें का, क्योंकि बुध की मिथुन और कन्या और गुरु की धनु और मीन, ये दोनों राशियां द्वि स्वभाव हैं, ये स्थिर नहीं है, द्वि स्वभाव है। ये नाते अस्थायित्व तो नहीं है, स्थिरता नहीं है, ये नाते पक्की और सरकारी नौकरी मिलने में संदेह है। तो ये सारी जानकारी आप स्वयं कर सकते हो और मुझसे संपर्क करके मुझसे भी ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः 4 दिन बाद मिलूँगा नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।